अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिसने ना सिर्फ मुस्लिम उम्मत बल्कि पूरी दुनिया को एक गम के आलम में मुब्तला कर रखा है। आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में और ऐसे क्या वाक़यात पेश आए जिन्होंने सूरत हाल को इस नाजुक मोड़ पर ला कर रख दिया। नाज़रीन, जुल्म, जबर और बर्बरियत के इस सिलसिले ने दुनिया को हिला के रख दिया है। इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग की सूरत हाल है जिसमें कई मजलूम फ़लस्तीनी और इसराइलियों की जान जा चुकी है। आम तौर पर इस्लाम और यहूदियत के दरमियान तफरका अंगेज तसादुम के तौर पर पेश किए जाने के बावजूद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े की जड़ें कौम परस्ती और इलाकाई दावों के मुकाबले में इसराइली और फ़लस्तीनी माशरों के दरमियान का तनाज़ा मुख्तलिफ नज़रियात को जन्म देता है। ये गहरी तकसीम को उजागर करता है जो ना सिर्फ इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान मौजूद है बल्कि मुआशरे के अंदर भी मौजूद है। तसादुम का एक ख़ास निशान तशद्दुद की सतह है जो अमली तौर पर इसकी पूरी मुद्दत तक देखी गई। लड़ाई फ़ौजों और दहशतगर्दी के ज़रिए होती रही है। जानी नुकसान सिर्फ फ़ौज तक ही महदूद नहीं रहा, दोनों तरफ से बड़ी तादाद में शहरी हलाकतें हुई। इस तनाज़े में नुमाया बैनुल-अक़वामी अदाकार मुलव्वस हैं। यहूदियों की अक्सरियत फ़लस्तीनियों के एक आज़ाद रियासत के मुतालबे को इंसाफ के तौर पर देखती है और सोचती है कि इसराइल ऐसी रियासत के क़याम पर रज़ामंद हो सकता है। वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप में फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की अक्सरियत ने दो रियासती हल को तरजीह दी है। दो फरीक इस वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। इसराइली हुकूमत और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसकी सरबराही महमूद अब्बास कर रहे हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की सालिसी एक बैनुल-अक़वामी दस्ते के ज़रिए की जाती है जिसकी नुमाइंदगी एक ख़ुसूसी एम्बेसडर करता है जो अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन और UN पर मुश्तमिल होता है जिसके क्वार्टेट भी कहा जाता है। अरब लीग एक और अहम किरदार है जिसने एक मुतबादिल अमन का मंसूबा तजवीज़ किया है। 2006 के बाद फ़लस्तीनी फरीक दो बड़े धड़ों के दरमियान में तसादुम की वजह से टूट गया है। फतह रवायती तौर पर गालिब पार्टी और बाद में इसका इंतहाबी हरीफ हमास जो कि अस्करी तंजीम के तौर पर भी काम करती है। 2006 में हमास की इंतखाबी फतह के बाद क्वार्टेट ने फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के लिए मुस्तकबिल की गैर मुल्की इमदाद को मुस्तकबिल की हुकूमत के अदम तशद्दुद रियासत इसराइल को तस्लीम करने और साबका मुआहदों की कबूलियत पर मशरूत किया। हमास ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया जिसके नतीजे में क्वार्टेट ने अपने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया और इसराइलियों की तरफ से इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। एक साल बाद जून 2007 में हमास के गज़ा स्ट्रिप पर कब्जे के बाद फतह और हमास के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए जिसके नतीजे में फ़लस्तीन दो हिस्सों में बट गया। द वेस्ट बैंक जो कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी PLA की सरबराही में था और गज़ा स्ट्रिप जिस पे हमास की हुकूमत थी। 2014 में फतह और हमास दोनों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी इत्तेहाद की हुकूमत तश्कील दी गई। अमन मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर जुलाई 2013 में शुरू हुआ और 2014 में मुअत्तल हो गया। मई 2021 में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इसराइल फ़लस्तीन का बहरान मुजाहिरों के साथ शुरू हुआ जो गज़ा में रॉकेट हमलों और इसराइलियों के फ़िज़ाई हमलों में बढ़ गया। 2014 में इसराइल की जानिब से ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू किया गया जिसमें फ़लस्तीनी रॉकेट हमले और इजरायली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 2000 से ज़ायद हलाकतें हुई जिनमें से अक्सरियत गज़ा के फ़लस्तीनियों की थी। इसमें कुल 6 इसराइली शहरी शामिल थे जो इस तनाज़े के नतीजे में मारे गए। जारी इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े में तशद्दुद का एक बड़ा फैलाव 10 मई 2021 को शुरू हुआ और 21 मई को जंग बंदी के नफाज तक जारी रहा। इसे एहतजाज और पुलिस के फसादात हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद PIJ की तरफ से इसराइल पर रॉकेट हमलों और गज़ा स्ट्रिप में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए निशाना बनाया गया। यह बहरान 6 मई को शुरू हुआ जब यरूशलेम में फ़लस्तीनियों ने 6 फ़लस्तीनी ख़ानदानों की बेदखली पर इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एहतजाज शुरू किया। 7 मई को इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने इसराइली पुलिस फोर्सेस पर पथराव किया जिन्होंने फिर आंसू गैस, रबर बुलेट्स,
اور स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद अल अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया। इस बहरान ने दुनिया भर में मुजाहिरों के साथ साथ आलमी रहनुमाओं की जानिब से सरकारी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। मिस्र ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का फैसला किया जो 21 मई 2021 को अमल में आया। 11 दिन तक जारी रहने वाली लड़ाई का खात्मा हुआ जिसमें दोनों ग्रुप्स ने अपने आप को फातेह करार दिया। 16 जून 2021 को आग लगाने वाले गुब्बारे गजा से इसराइल में छोड़े गए, जिसका जवाब इसराइली फजाइया ने गजा स्ट्रिप में मुतअद्दिद फजाई हमलों से दिया, जिससे लड़ाई दोबारा शुरू हुई। 2014 में जंग और 2021 के बहरान के बाद हमास ने इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी शुरू की। 2022 में नेतन्याहू इसराइली हुकूमत की सरबराही करते हुए इक़्तिदार में वापस आए, जिसकी वजह से इसराइल में ज़्यादा सियासी कशमकश और फ़लस्तीनी इलाकों में झगड़े हुए। इसका इख्तिताम 2023 की इसराइल हमास जंग में हुआ, जब हमास के ज़ेरे क़यादत अस्करियत पसंद ग्रुपों ने गजा स्ट्रिप से जनूबी इसराइल पर अचानक हमला किया, जिसमें सैकड़ों इसराइली शहरी हलाक और यरगमाल बनाए गए। इसराइली फ़ौज ने गजा पर बड़े पैमाने पर बमबारी जारी करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हमास को तबाह करने और गजा में सिक्योरिटी को कंट्रोल करने वाले बयान करदा हदफ के साथ बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले किए गए। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनी शहरियों को कत्ल किया और तकरीबन 20 लाख लोगों को बेघर किया। नाज़रीन, बात है 10 मार्च 2024 की, जिस दिन गजा के वज़ारत सेहत ने इतला दी है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों से कम अज़ कम 85 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 31,045 हो गई। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर डिवाइडेड और साइलेंट क्यों नज़र आती है? फ़लस्तीन के बारे में इस्लामी ममालिक की फॉरेन पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह इख्तिलाफ सामने आता है। कुछ कौमें जज्बाती तौर पर फ़लस्तीनी हकूक़ और रियासत की हमायत करती हैं, जैसे कि टर्की, जबकि कुछ ज़्यादा महफूज मौक़िफ़ रखती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया। टर्की फ़लस्तीनियों के हकूक़ का काबिल ज़िक्र हामी है। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान मुसलसल इजरायली इक़दामात की मज़म्मत करते हैं और 2 रियासती हल के हामी हैं। टर्की की सियासी क़यादत तारीख़ी तौर पर इस्लामी तशख़्ख़ुस, तारीख़ी रिश्तों और अवामी जज्बात के इम्तज़ाज से अपनी ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील करती है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब ज़्यादा मुहतात और हिसाबी अंदाज अपनाता है, अगरचे उनका कहना है कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत करते हैं। हालांकि सऊदी हुकूमत के दर हकीकत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर जब बात इलाकाई सलामती की हो। ये अमली नुक्ता नज़र तब समझ आता है जब आप खुद देखते हैं कि अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है। फ़लस्तीन के बारे में ईरान की फॉरेन पॉलिसी सियासी अज़ाइम और मजहबी यकजहती दोनों से जुड़ी हुई है। ईरान फ़लस्तीनियों की भरपूर हमायत करता है और उसके साथ साथ हमास जैसे ग्रुपों को मादी और सियासी हिमायत फराहम करता है। नाज़रीन, BDS एक आलमी अदम तशद्दुद पर मबनी एक तहरीक है। ये इसराइल के खिलाफ इक़्तिसादी और सकाफ़ती बाइकॉट और हुकूमती पाबंदियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ताकि इसराइल हुकूमत को बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करने और फ़लस्तीनियों के बारे में अपने मुतनाज़ा पॉलिसियों को ख़त्म करने पर दबाव डाला जाए। अब सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि ट्विटर और टिकटॉक पर #BDS मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए लोग इसराइल से ताल्लुकात रखने वाले ब्रांड्स का नाम दे रहे हैं और बाइकॉट का मुतालबा कर रहे हैं, जैसा कि दीगर आलमी फास्ट फूड चेन्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा और बर्गर किंग और स्टारबक्स वगैरह। नाज़रीन, बात करें अल-नकबा की। ये एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आफत। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से अल-नकबा की इस्तिलाह में फ़लस्तीनियों ने 1948 की अरब इसराइल वार के बाद अपना वतन खो दिया है। 1948 में नकबा के बुनियादी वाक़यात के दौरान अरबों को निशाना बनाने वाले दर्जनों कत्ले आम किए गए और 500 से ज़्यादा अरब अक्सरियती कस्बों और देहातों को बेआबाद कर दिया गया। इनमें से अक्सर को या तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया या यहूदियों ने दोबारा आबाद कर दिया और नए इब्रानी नाम दिए। यह ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 7 लाख लोग जो अब इसराइल है या तो भाग गए या अपने घरों से मजबूर हो गए। बैरून मुल्क बहुत से फ़लस्तीनी पनाह गज़ीर आज भी बेवतन हैं। फ़लस्तीन को एक इज्तिमाई सदमे के तौर पर देखा जाता है जो उनकी कौमी शनाख्त और सियासी अमंगों की वजाहत करता है, जबकि इसराइल इन्हीं वाक़यात को आज़ादी की जंग के हवाले से देखता है
جس نے ریاست اور خود مختاری کے لیے ان کی خواہشات کو قائم کیا۔ 1977 میں جنرل اسمبلی نے 19 نومبر کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے طور پر منانے کا مطالبہ کیا۔ اس دن 1947 میں اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم پر قرارداد منظور کی اور اس کے بعد ہر سال 24 نومبر کے دن فلسطین کا نام لیا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے فوراً بعد فلسطین کا سوال UN کے سامنے لایا گیا۔ ایک بین الاقوامی مسئلے کے طور پر مسئلہ فلسطین کی ابتدا پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر پیش آنے والے واقعات میں نظر آتی ہے۔ 1947 میں UN نے مسئلہ فلسطین کے حل کی ذمہ داری قبول کی اور آج بھی اس کام سے نبرد آزما ہے۔ غزہ اسٹرپ میں اسرائیل اور حماس کے زیر قیادت فلسطینی عسکریت پسند گروپوں کے درمیان عارضی جنگ بندی اسرائیل حماس جنگ کے دوران 24 نومبر 2023 سے 30 نومبر 2023 تک نافذ العمل رہی۔ تو ناظرین، یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں معصوموں کی جانیں گئی اور اب بھی غزہ میں اسرائیلیوں کا تشدد قابل غور ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔